बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केजी एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, मैंने अपने स्टूडेंट के आसानी के लिए पब्लिक फाइनेंस सब्जेक्ट है जो कि मैं स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, तो उसका मैंने एक ओवरव्यू डाला है। आप इसको जो है वो देख सकते हैं। ओवरव्यू मैं डाल रहा हूँ कि भाई पब्लिक फाइनेंस क्या होती है। तो पब्लिक फाइनेंस की सबसे पहले तो डेफिनेशन आपको बताता हूँ। उसको बताने से पहले मैं इसका इंडेक्स बता देता हूँ कि मैंने जो इसको डिवाइड किया हुआ है। इंट्रोडक्शन टू पब्लिक फाइनेंस है, फिस्कल पॉलिसी, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड, डेब्ट स्टॉर्म एंड वर्ल्ड क्राइसिस, इंटरनेशनल इकोनॉमीज और ओवरव्यू ऑफ द इकोनॉमी। तो ये एक ब्रीफली नोट्स बनाए हुए हैं जो कि पब्लिक फाइनेंस के सब्जेक्ट को कवर करते हैं। सबसे पहले जैसे आ जाता है आपके पास पब्लिक फाइनेंस की डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन। चैप्टर 1 के अंदर टोटली पब्लिक फाइनेंस का इंट्रोडक्शन है कि पब्लिक फाइनेंस क्या है, मॉडर्न पब्लिक फाइनेंस क्या है, पब्लिक फाइनेंस के फंक्शंस, उसके डिवीजन और जो है वो कंपोनेंट्स वगैरह। तो बेसिकली जो मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है इस हिस्से में 7 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो पहले हर चैप्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोगों को ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे इंट्रोडक्शन है तो उसके अंदर सबसे पहले मीनिंग ऑफ पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस का मतलब है कि गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट्स को, गवर्नमेंट अपने ऐसे प्रोजेक्ट जिनका ताल्लुक पब्लिक से है उनको किस तरह से फाइनेंस करती है। जाहिर सी बात है उनके लिए फंड जनरेट किया जाएगा और उस फंड को इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर खर्च किया जाएगा। जो कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पब्लिक के लिए क्या करे, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे। पब्लिक के लिए जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही है उनके ऊपर जो फंड खर्च हो रहा है ये सारा पब्लिक फाइनेंस है। तो इसको मसला ये होता है कि कहाँ से जनरेट किया जाए और इसको कैसे एक्सपेंड किया जाए। एक्सपेंड तो कर लिया जाता है क्योंकि हम पहले से डिटरमाइन कर लेते हैं कौन कौन से हमारे एक्सपेंसेस होंगे पब्लिक प्रोजेक्ट्स के ऊपर। लेकिन फंड जनरेट करना जो है वो मुश्किल होता है। उसके लिए हमारे पास जो है वो डिफरेंट रिसोर्सेज आ जाते हैं जिसमें इंटरनल रिसोर्सेज और एक्सटर्नल रिसोर्सेज हैं। और इंटरनल रिसोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू आ जाता है, कैपिटल रेवेन्यू आ जाता है, इस तरह की सारी चीज़ आ जाती है। इसके बाद फिर जो है वो एक्सपेंसेस जो है वो आपके डिफरेंट एक्सपेंसेस आ जाते हैं जो कि करंट एक्सपेंसेस और इसके अलावा डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। तो मॉडर्न पब्लिक फाइनेंस ये कहती है कि इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है, पॉजिटिव एस्पेक्ट और नॉर्मेटिव एस्पेक्ट। पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है वो पब्लिक फाइनेंस के सोर्सेज को बताते हैं कि पब्लिक फाइनेंस यानी रेवेन्यू कहाँ से जनरेट हो रहा है। और नॉर्मेटिव एस्पेक्ट आपको ये बताते हैं कि आपने जो रेवेन्यू जनरेट करना है वो किस तरह से जनरेट करना है। ठीक है, यानी उसके स्टैंडर्ड्स, नॉर्म्स और जो है वो रूल्स वगैरह बताते हैं। तो ये एक आर्ट है जबकि पॉजिटिव एस्पेक्ट एक साइंस है। डिवीजन की बात करते हैं तो वो पब्लिक एक्सपेंडिचर को इसको किस में डिवाइड किया हुआ है, पब्लिक एक्सपेंडिचर में डिवाइड किया हुआ है, पब्लिक रेवेन्यू में। पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी गवर्नमेंट की तरफ से जो एक्सपेंस किए जा रहे हैं पब्लिक के ऊपर, पब्लिक की फैसिलिटीज के ऊपर, जैसे हेल्थ, फूड, एजुकेशन, वाटर सप्लाई, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह। और पब्लिक रेवेन्यू जो है आपका इसमें आपका जो है वो नहीं, जहाँ से गवर्नमेंट पैसा जनरेट कर रही है जिसमें टैक्सेस और नॉन टैक्सेस रेवेन्यू आ जाते हैं। टैक्सेस रेवेन्यू टैक्स के जरिए पैसे कमा रही है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के जरिए। और नॉन टैक्स रेवेन्यू यानी कि जो है वो फीस हो गई और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन और ऑर्गेनाइजेशन हो गई, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गई जहाँ से पैसा कमाया जा रहा है। इसके अलावा सरचार्ज हो गई, फीस वगैरह। इसके अलावा कैपिटल रिसीट्स आ जाते हैं। कैपिटल रिसीट जो है वो हम जो है वो लोन ले रहे होते हैं। अब वो इंटरनल लोन भी ले सकते हैं यानी पब्लिक डेब्ट हम हासिल करते हैं इंटरनल या एक्सटर्नल। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये कि हम जो भी लोन हासिल कर रहे हैं उसको जो है वो गवर्नमेंट इदारों पे भी उसको खर्च किया जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट इदारों में जो काम कर रहे हैं लोग उनको जो है वो सैलरी भी पे करनी है। तो ये जो है हमारे जो है वो क्या है, कैपिटल रिसीप्ट है, पब्लिक डेब्ट आ जाता है और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती है। और इसके अलावा बजटिंग है। बजटिंग का मतलब होता है कि हम एक प्लान बनाते हैं कि हमारे कितने एक्सपेंस होने हैं। ठीक है, ये सब हम काम किस में कर रहे होते हैं, ये सब जो है वो हम कैपिटल रिसीप्ट्स में कर रहे होते हैं। अच्छा, अब आ जाता है आपके पास बात बैलेंस। अगर हमने हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो उससे इनकम से ज़्यादा है तो हम डेफिसिट में जा रहे होंगे, डेफिसिट बजट होगा। और अगर हमारे एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस और एस्टिमेटेड इनकम इक्वल है तो बैलेंस बजट होगा। और अगर एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस और एक्सपेक्टेड इनकम अगर एक दूसरे से ज़्यादा है यानी इनकम ज़्यादा हो रही है हमें और एक्सपेंसेस कम है तो हमारा सरप्लस बजट है। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट की सिचुएशन में गवर्नमेंट को जो है वो बैंक से लोन लेना पड़ेगा या इंटरनली या फिर जो है वो एक्सटर्नली जो है वो आईएमएफ से लोन लेगी। अब इसमें सरप्लस बजट की हेडिंग्स हैं, ये आप जो है वो
कंपोनेंट्स में इसके जो है वो कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू आ जाता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर आ जाती है, यानी कि कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू किस तरह से किया जाए, पब्लिक एक्सपेंडिचर किस तरह से हो, एनालाइजिंग द नीड फॉर डेब्ट और इन्वेस्टमेंट, एनालाइज करना, अंदाजा लगाना कि भाई हमें डेब्ट की जरूरत है या इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, या हम जो डेब्ट ले रहे हैं उसको हम कहाँ इन्वेस्ट करें। इसके अलावा फंक्शन ऑफ पब्लिक फाइनेंस आ जाते हैं, जिसमें इनकम एक्सपेंडिचर की मैनेजमेंट आ जाती है, और ग्रोथ और प्राइस स्टेबिलिटी आ जाती है, डिमांड सप्लाई आ जाती है, नेसेसरी नीड्स आ जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, और इसके अलावा डेवलपमेंट आ जाती है, और इसके अलावा जो है वो इनकम और एक्सपेंडिचर का जो है वो ट्रांसपेरेंसी, यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, एक उसके अंदर किसी किस्म की करप्शन ना हो, ये सारी चीज़ें आ जाती है पब्लिक फाइनेंस का जो मकसद है, उसके जो फंक्शन है। अब आ जाता है आपके पास स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस। स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस जो है वो क्या है कि पब्लिक फाइनेंस कहाँ तक फैला हुआ है। पब्लिक फाइनेंस जो है वो फाइनेंस करने से लेकर सिर्फ फाइनेंस तक नहीं फैला हुआ कि हमने फाइनेंस कर दिया गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स को, पब्लिक के प्रोजेक्ट्स को हमने फाइनेंस कर लिया और एक्सपेंस कर लिया, ये सिर्फ पब्लिक फाइनेंस नहीं है, बल्कि पब्लिक फाइनेंस का मकसद ये भी है कि हम अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर को सही तरह से मैनेज करें, हम अपने डेप्ट को इन्वेस्टमेंट को सही तरह से मैनेज करें, उनको सही जगह इन्वेस्ट करें, और डेप्ट की जो है वो किस्तें जो है वो टाइमली और एक प्रोसीजर के साथ उसको पे करते रहें। और इसके अलावा आपके पास आ जाता है फंक्शन ऑफ पब्लिक फाइनेंस आ जाते हैं। फंक्शन ऑफ पब्लिक फाइनेंस जो है ना, वैसे तो मैंने शॉर्टली बता दिए, तो ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा मैंने बताया। अब आ जाता है आपके पास सेकंड चैप्टर जो है फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी क्या है? फिजिकल पॉलिसी कहते हैं कि ऐसी पॉलिसी जिसमें टैक्स और एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट देखती है, यानी टैक्स के जरिए और एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के जरिए गवर्नमेंट किस तरह से फायदा कमा सकती है, किस तरह से पैसे कमा सकती है जो कि मुल्क के काम आए, तो इसको हम फिजिकल पॉलिसी कहेंगे, जिसमें आपका मेन टैक्स रेवेन्यू आ जाता है। टैक्स रेवेन्यू जैसे पता इंक्रीज किए जाएंगे तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू में इजाफा होगा, लेकिन टैक्सेस को एक सर्टेन लेवल तक इंक्रीज किया जाता है अगर ज़्यादा लेवल पे इंक्रीज करेंगे तो उससे जो इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ेगा, लोगों की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि प्राइसेस महंगी हो जाएंगी, प्राइसेस बढ़ जाएंगी चीज़ों की, लोग उसको कम बाय करेंगे, जब कम बाय करेंगे तो जो है वो चीज़ों तो क्या होगा कि मुल्क में डिमांड कम हो रही होगी, और एक जो है वो रिसेशन पैदा हो जाएगा। तो इसी तरह फिजिकल पॉलिसी जो है वो उसके अंदर हम दो किस्म की पॉलिसी बना रहे होते हैं, एक डिस्क्रिशनरी फिजिकल पॉलिसी और एक नॉन डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी के अंदर हमने डिसीजन लिया हुआ है कि हम जो है वो गवर्नमेंट जो है अपने टैक्सेस को और एक्सपेंडिचर को चेंज करेंगे, यानी टैक्सेस को कम कर देगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा देगी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग वो एक्सपेंसेस जो कि पब्लिक के लिए किए जा रहे हैं उसको बढ़ा देगी और टैक्स रेवेन्यू को कम कर देगी, लेकिन ये मुस्तकिल बुनियादों पर नहीं किया जा सकता, इसलिए हमें जो है वो किस पे जाना पड़ेगा, एक्सपेंशनरी के अलावा जो है कॉन्ट्रैक्शनरी पे भी जाना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, जिसके अंदर जो है वो गवर्नमेंट अपने टैक्सेस को इंक्रीज कर देती है और पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ा देती है, ये मजबूरन गवर्नमेंट को करना पड़ता है रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, जैसे कि आजकल हुआ है कि टैक्सेस जो है वो प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, जिसके क्योंकि बैलेंस जो फुल आउट हुआ है, डिमांड एंड सप्लाई का बैलेंस जो बिल्कुल आउट हुआ है, तो इसलिए गवर्नमेंट जो है वो कूल डाउन करने के लिए क्या करती है, इकोनॉमिक बूम के अंदर जो है वो क्या कर रही होती है, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी बनाती है। दूसरा नॉन डिस्क्रिशनरी आ जाता है, जिसके अंदर कोई हमें डिसीजन लेने की जरूरत नहीं होती, बल्कि ये ऑटोमेटिकली स्पीड अप करता है आपकी इकोनॉमी का ऊपर, क्योंकि पहले से प्लान बनाया होता है कि भाई आपकी जो है वो पॉलिसी क्या होगी, तो हमें टैक्स चेंज करने की या एक्सपेंडिचर चेंज करने की इसके अंदर जरूरत नहीं होती, या ज़्यादातर डेवलप्ड इकोनॉमी के अंदर जो है वो नॉन डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी पहले से ही सेट होती है, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो एक सर्टेन लेवल पे रहती है, उसके अंदर ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आता, जबकि डेवलपिंग कंट्री में या अंडर डेवलप कंट्री में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। टूल्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी जो है वो चार किस्म के हैं, टैक्सेशन, पब्लिक बोरिंग्स, पब्लिक एक्सपेंडिचर और डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो इसमें आपके पास जो है वो टैक्सेशन, टैक्सेशन तो आपको पता ही है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, मजीद हम लोग तफसील में पढ़ेंगे, और इसके सिस्टम्स हो गए, और इसके अलावा आपके पास आ जाता है पब्लिक बोरिंग्स होती है कि गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रहा है, लोन ले, इंटरनली ले लोन लेगी तो वो क्या करेगी, बॉन्ड इशू करेगी, गवर्नमेंट का पैसा लोगों का पैसा गवर्नमेंट के पास आ जाएगा, या फिर एक्सटर्नली क्या करेगी, ये जो है वो आईएमएफ से या वर्ल्ड बैंक से लोन लेगी। ये इसकी क्वेश्चन है जो कि मैं ये भी सॉल्व करवाऊंगा अपने स्टूडेंट्स को। और फिर इसके बाद आ जाता है पब्लिक एक्सपेंडिचर, जो आपको पता ही है कि जो पब्लिक के प्रोजेक्ट्स के ऊपर किए जा रहे हैं, पब्लिक के लिए किए जा रहे हैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग यानी हमारे पास पैसा बजट में जो है पैसा कम बन रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, पूरा करने के लिए आईएमएफ से लोन ले रहे हैं, फाइनेंस कर रहे हैं अपने आप को, और ताकि मुल्क का एक्सपेंस पूरा हो सके, क्योंकि हमारे पास एक्सपेंस के लिए इनकम पूरी नहीं है। इसके बाद फिर आ जाता है इन्फ्लेशन थर्ड पे। इन्फ्लेशन तो आपको अच्छी तरह पता है कि प्राइसेस के अंदर इजाफा होना कंटिन्यूस बेसिस पे, जिसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, क्रीपिंग, वॉकिंग, और ये स्टेप बाय स्टेप जो है इन्फ्लेशन के रेट के हिसाब से बढ़ती चली जाती है, जिसमें सबसे
सबसे हाईएस्ट जो हाइपर इन्फ्लेशन होता है जो कि अब 50% है पर मंथ। अच्छा, स्टैगफ्लेशन हो गया और मार्कअप हो गया, ये सारे जो इन्फ्लेशन की काइंड्स है। फिर इसके बाद कॉजेज आ जाते हैं जिसमें डिमांड पुल, कॉस्ट पुश और वेज पुश आ जाता है। इसके अलावा फिर आपके पास आ जाता है, ये सारे रीजन है, कॉजेज हैं। फिर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें मैंने डिफाइन किया हुआ है कि डिफरेंट इकोनॉमीज जो है किस तरह से अपने जो डिफरेंट कंट्रीज अपनी इकोनॉमीज को किस तरह से चला रही होती है, उनका इकोनॉमिक सिस्टम किस तरह से चलता है, किस तरह से वो उसको मैनेज करते हैं अपनी इनकम और इन्वेस्टमेंट को। अगर इन्वेस्टमेंट और इनकम की जो सही मैनेजमेंट नहीं हो रही होगी तो मुल्क के पास आमदनी होने के बावजूद भी कम मुल्क को क्या होगा, नुकसान हो रहा होगा और उसकी इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ रहा होगा। ऐसा भी पॉसिबल होता है। तो ज़रूरी है कि हम ना सिर्फ हम अपनी इनकम को जनरेट करें बल्कि इनकम की सही मैनेजमेंट भी करें। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे मैं इनकम कमा रहा हूँ, मेरी इनकम बहुत है और मेरा एक्सपेंसेस कम है और मैं उन एक्सपेंसेस के ऊपर जो है वो खर्च कर ले इजी सेव कर लेता हूँ। लेकिन अगर मैं उसकी मैनेजमेंट सही नहीं करूँगा, उसका सेविंग जो है वो कुछ नहीं करूँगा और इसके अलावा जो हम अपने इनकम के ऊपर सही तरह से इक्वल जो है वो एक्सपेंस नहीं करूँगा, मतलब अपनी नीड के ऊपर इक्वल एक्सपेंस नहीं करूँगा, किसी पे ज़्यादा और किसी पे कम कर रहा हूँ, जिस पे ज़्यादा देना चाहिए उस पे मैं कम कर रहा हूँ, जिस पे कम होना चाहिए उस पे ज़्यादा कर रहा हूँ, तो क्या होगी, मेरी मैनेजमेंट खराब हो जाएगी जिसकी वजह से इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। इसी तरह जो एक कंट्री की इकोनॉमी की भी यही एग्जांपल है। तो इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड हम इसके अंदर ये सब पढ़ेंगे, जिसमें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, गवर्नमेंट का कंट्रोल किस तरह से होता है, बजट और एलोकेशन रिसोर्सेज क्या होते हैं, प्रायोरिटाइजेशन क्या है, नो कंपटीशन अथॉरिटी, ये सारी चीज़ के क्या एग्जांपल है। एग्जांपल ऑफ कमांड इकोनॉमी की हम बात पढ़ेंगे। कमांड इकोनॉमी जहाँ पे जो है वो सोशलिज्म ज़्यादा पाया जा रहा है उसको हम कमांड इकोनॉमी कहते हैं। जैसे कि चाइना में, क्यूबा में डिक्टेटरशिप हुई, ये सब जो है वो इसके एग्जांपल है। क्लोज इकोनॉमी कौन सी होती है, जो कि वर्ल्ड कंट्रीज के साथ जो है वो वर्ल्ड वाइड कनेक्टेड नहीं होती। जैसे कि ये कह लें कि वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकती। दुनिया में है ऐसी कंट्री जो कि आपको हैरान क्योंकि सुनती, जैसे नॉर्थ कोरिया है और जो कि दुनिया से कटी हुई है। इसी तरह मोरक्को है, अल्जीरिया, तो ये सारी कंट्री ऐसी हैं कि जिनकी सेल जो है वो बहुत ही कम है या बिल्कुल ये ना होने के बराबर है। तो ये एक क्लोज इकोनॉमी की एग्जांपल है। इसके अलावा ईरान है, तो जो कि दूसरी कंट्री से वो क्या नहीं कर रहा, अगर एक मतलब एक खुले तरीके से जो है वो ट्रेड नहीं कर पा रहा, दूसरे तरीके से कर रहा होता है। इसके अलावा जो है वो आपके पास क्लोज इकोनॉमी की जो एग्जांपल इस तरह से है कि हमें बस बाय सी आई जी, इनकम, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एक्सपोर्ट की पैसा यहाँ पे नहीं आ रहा है, कि हमारी एक्सपोर्ट नहीं है। इसके अलावा ओपन इकोनॉमी की एग्जांपल बात करते हैं तो हम इसके अंदर एक चीज़ का इजाफा हो जाता है, एक्स, यानी एक्सपोर्ट ऑफ द डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विस, इसका इजाफा हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने एक्स को क्या कर लिया, माइनस कर दिया, और मैंने एक्स माइनस एम करें यानी एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट करें तो हमारी क्या बच जाती है, इनकम हो जाती है। अब आ जाता है आपके पास इसी तरह ये सारी जो है वो हम इन सबको पढ़ेंगे, इसका एडवांटेज होगा, लिमिटेशंस हो गई और डेवलप इकोनॉमी की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, ये सब हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। इसके बाद फिर आ जाता है आपके पास ये क्या आ जाता है आपके पास मिक्स इकोनॉमी हो गई। मिक्स इकोनॉमी पहले भी आप स्टडी कर चुके हैं, जिसमें कैपिटलिज्म सोशलिज्म जो है वो क्या होती है, कंबाइन चल रही होती है। अभी फिर इसी तरह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ क्या है और किस तरह से वजूद में है, इन सब को हम डिस्कस करेंगे। और इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग कैसी है, लैंडिंग जो है वो उसको कौन कर रहा होता है, डेवलप कंट्रीज जो है उनको लैंडिंग कर रही होती है। और इसके अलावा आपके पास आ जाता है लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप जो है वो कैश की अवेलेबिलिटी की बात होती है कि अगर हमारे पास बैंक के पास कैश होता है तो वो उसको। अच्छा, इसी तरह फिर आपके पास आ जाता है कि जो है वो डेब्ट स्टॉर्म और वर्ल्ड क्राइसिस आ जाते हैं कि दुनिया भर में जो है वो वर्ल्ड क्राइसिस किस तरह से आया है, डेब्ट का एक तूफान किस तरह से आया है, किस तरह से सारी कंट्रीज जो है वो मकरूज हो गई हैं, बहुत सारी कंट्रीज। डोमिनो इफेक्ट क्या है, इसकी एग्जांपल दी हुई है। इसके अलावा इंटरनेशनल इकोनॉमीज क्या है, इन सबको हम पढ़ेंगे। और आपके पास आ जाता है इसके अलावा डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्टिव इंटरनल इकोनॉमीज आ जाती हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आ जाती हैं। ये सबको हम इन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल इकोनॉमीज क्या होती हैं, स्कोप ऑफ फाइनेंस क्या है। और इसके अलावा जो ओवरव्यू ऑफ द इकोनॉमी, अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं, हम पाकिस्तान इकोनॉमी को हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी किस तरह से और किस तरह के चैलेंजेस का सामना है। कुछ इसके अंदर मैंने पिछली हाईलाइट्स दी है कि 2017 में 18 में जो है पाकिस्तान की जो है वो स्टेबलाइजेशन पॉलिसी क्या थी और किस तरह से क्राइसिस आए, इनको हम स्टडी करेंगे। गवर्नमेंट ने जो है वो क्या मॉनिटरी और फिजिकल मेजरमेंट मेजर किए,
और इसके अलावा आ जाता है आपके पास इसमें ग्लोबल इकोनॉमिक रिव्यू को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ग्लोबली कोविड-19 के बाद जो है वो ग्लोबली पूरी इकोनॉमी की पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा। तो ये थे हमारे चैप्टर, उम्मीद है आप लोगों को इंशाल्लाह समझ में आएंगे। और बाकी मैं चैप्टर वाइज आपको जो है लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, चैप्टर वाइज